A very pleasant good morning, dear students. I am your English teacher Anil, and today I'm going to start with your very first chapter of Flamingo book, The Last Lesson. So before we proceed, I would like to tell you the central idea of this particular chapter. The central idea of this particular chapter is about patriotism, देशभक्ति जिसको आप बोलते हैं. Number 2, love for mother tongue. अपनी देश की जो मातृभाषा है उसके लिए हमें प्यार होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज प्रोक्रास्टिनेशन. देखो, प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, CRASTINATION. प्रोक्रास्टिनेशन, देखो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टू डिले इन समथिंग, टू डिले इन समथिंग. So my dear student, in this particular chapter, we will also come to know about procrastination because यहाँ पर जो फ्रांस एक कंट्री है, उसके अंदर जितने भी फ्रेंच पीपल है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो इस दौरान बताया गया है, तो वो अपनी मातृभाषा को सीखने में प्रोक्रास्टिनेशन को दिखाते हैं, डिले करते हैं. They never consider their language to be important and they never try to learn it. What exactly happened in this particular chapter we will study in detail now. So let us start this particular chapter in detail. देखते हैं अभी इस चैप्टर को. So the title of this particular chapter is The Last Lesson. ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है लास्ट लेसन, जो कि एल्फनोस डुडेट ने इसको लिखा है. पहले हम ऑथर के बारे में स्टडी करते हैं. एल्फनोस डुडेट का जो जन्म हुआ था 1840 में हुआ था, वो मरे थे 1897 के अंदर. वो एक फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रेंच नॉवेल्स भी लिखते थे, वो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे साथ के साथ. और अगर बात की जाए, ये जो पर्टिकुलर जो लास्ट लेसन लिखा कब गया था, उन दिनों में लिखा गया था जो फ्रांसको एंड पेरुशियन मतलब ओल्डन डेज के अंदर जो जर्मनी थी उसको पेरुशिया बोला जाता था, और फ्रांस और पेरुशिया के बीच में एक वॉर हुआ था 1870 से लेकर 1871 तक, और जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी. फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पेरुशिया. पेरुशिया मतलब जर्मनी हो गया यहाँ पर, लेड बाय बिस्मार्क. देखो बिस्मार्क क्या था? जर्मन स्टेटमैन अंडर हुज लीडरशिप जर्मनी वाज यूनाइटेड. मतलब बिस्मार्क एक स्टेटमैन था. स्टेटमैन का मतलब कोई भी पॉलिटिशियन आप बोल सकते हैं, कोई भी लीडर बोल सकते हैं, जिसके लीडरशिप के अंदर क्या हुआ था, जर्मनी यूनाइटेड हुआ था. क्योंकि पहले जर्मनी अलग पार्ट्स में था, पोलैंड, उसके साथ ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये अलग अलग पार्ट्स में था. उसके बाद उसने बिस्मार्क ने इसको क्या किया था, कलेक्टिव किया था, फिर इसको एक जर्मनी का नाम दिया. देखिए नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, पेरुशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. तो उस टाइम मतलब जो पेरुशिया था वो मतलब कौन कौन से पार्ट्स आते थे उसके अंदर, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया आता था. लेकिन आज हम उसको किस नाम से जानते हैं, जर्मनी के नाम से जानते हैं. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Parisian hands. Now, what exactly happened in this particular chapter when France lost its battle against Germany? देखो, जो फ्रांस अपना बैटल हार जाता है जर्मनी के अगेंस्ट, तो जर्मनी क्या करती है, जर्मनी कैप्चर 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस नेम्ड एल्सेक एंड लॉरेन. तो जो जर्मनी होते हैं उसके 2 डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर कर लेती है. कौन से है वो, एल्सेक एंड लॉरेन. एंड नाउ दे स्टार्टेड रूलिंग those particular districts. अब जर्मनी उस particular districts को फिर रूल करने लग जाती है. An order has come from Berlin. बर्लिन से एक ऑर्डर आता है. बर्लिन क्या है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है. Now what is written in that letter, in that order, now German language will be taught instead of French language in the schools of Alsace and Lorraine. जो एल्सेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. तो इसी बात को हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एम हैमल, देखो पहला जो कैरेक्टर हमारा है एम हैमल, जो कि एक फ्रेंच टीचर है, राइट. एंड सिंस नाउ जर्मन लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, therefore M Hamel is delivering his last lecture in the class. क्योंकि अभी फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय जर्मन लैंग्वेज को वहां पर पढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से एम हैमल अब अपना लास्ट लेसन दे रहा है, और तभी चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. नंबर 2, अनदर कैरेक्टर इज फ्रांज, FRANZ. ये जो फ्रांस है ये एक स्कूल गोयर है, एक स्टूडेंट है,
राइट। दीज आर द टू मेन कैरेक्टर्स, ये दो मेन कैरेक्टर जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। नाउ फ्रांच, जो एक बच्चा है, ही इज द नरेटर। ये नरेटर भी है स्टोरी का। नरेटर इन द सेंस द एंटायर स्टोरी इज एक्सप्लेन्ड और नरेटेड बाय फ्रांच हु इज अ स्टूडेंट, जो कि एक स्टूडेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर फ्रांच ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस चैप्टर, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है, उसको स्टडी करते हैं। देखो, I started for school very late। अब I यहाँ पे फ्रांच के लिए यूज किया गया है, यानी फ्रांच बोलता है I started for school very late, यानी मैं उस दिन स्कूल के लिए थोड़ा लेट चला था। That morning, उस सुबह, was in great dread। ड्रेड का मीनिंग हो गया आपका फियर, यानी मुझे बहुत ज्यादा डर था किस बात का, ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी मुझे कहीं डांट ना पड़े, क्योंकि उसको टीचर से बहुत ज्यादा डर लगता था। कौन से टीचर से, एम हैमल, जो उनका टीचर था, उसको डर था, क्योंकि उस सुबह वो लेट हो गया था और उसको लग रहा था जैसे उसको लेट पहुंचेगा तो आई थिंक ही विल बी स्कॉल्डेड बाय एम हैमल, जो कि उनका एक फ्रेंच टीचर, शायद वो उसको बहुत ज्यादा डांटने वाला है। स्पेशली खास तौर पर एम हैमल, जैसे मैंने बताया था एम हैमल फ्रेंच टीचर है, had said, क्योंकि एम हैमल ने एक होमवर्क दिया था, क्या, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, क्योंकि एम हैमल ने क्वेश्चन क्या दिया था, एक होमवर्क दिया था जिसमें वो हमसे क्वेश्चन पुट करने वाले थे ऑन पार्टिसिपल्स। देखो, पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, तो यानी वो पार्टिसिपल्स पे हमसे कुछ क्वेश्चन पुट करने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो, लेकिन फ्रांच की जहां तक बात है, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे तो पहला लेटर भी नहीं आता था, पहला वर्ड भी नहीं आता था। ही वाज कंप्लीटली ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक था, उसको कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, यानी फ्रांच के मन में आता क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा का पूरा दिन मैं स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी स्कूल से बाहर, ये खुले आसमान की तरफ, फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर मैं बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, मतलब दिन भी बहुत वार्म था, ब्राइट था, क्लियर था, खिला हुआ था दिन। द बर्ड्स वर चर्पिंग, देखो जो बर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स। देखो वुड्स का मतलब हो गया यहाँ पर आपका जंगल, यानी जंगल में जो पक्षियों की चहचहाने की आवाजें आ रही थी। एंड देन इन द ओपन फील्ड, और खुले खेत के अंदर अगर बात की जाए, ऑफ द सॉ मिल, देखो सॉ मिल जो होता है उसका मतलब होता है लंबो मिल, जहाँ पे लकड़ियां वगैरह को काटा जाता है, जहां पर आरा मशीन जिसको बोलते हैं। तो उसके जस्ट बैक साइड में, जहां पे आरा मशीन थी, उसके बैक साइड में एक बहुत खुला फील्ड था, मैदान था। एंड द पेरिशियन सोल्जर्स, जो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स थे, दे वर ड्रिलिंग, और वो क्या कर रहे थे उस टाइम, वहां पे ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिसिंग कर रहे थे, यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे फील्ड के अंदर। एंड इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मीनिंग हो गया आपका अल्यूरिंग, जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। और ये जो सीन था वो मुझे ज्यादा आकर्षित कर रहा था देन गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने की बजाय ये जो सीन था बाहर का, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इस वजह से उसके दिमाग में आता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, आई थिंक आई शुड स्टे आउटसाइड, कि स्कूल जाने के बजाय मुझे बाहर ही रहना चाहिए। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और ये सारा का सारा सीन था जो बाहर का, वो पार्टिसिपल से कहीं ज्यादा आकर्षित मुझे कर रहा था। बट आई हैड स्ट्रेंथ बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। देखो रेजिस्ट का मतलब होता है जब आप अपोज करते हैं, एक्सप्रेस अपोजिशन। हालांकि उसकी इच्छा तो क्या थी, उसकी इच्छा तो थी लाइक ही वांटेड टू स्टे आउटसाइड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, बट एनी हाउ ही जस्ट रजिस्टेड हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपोज करता है, अपने विलिंगनेस को अपोज करता है। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, हरिड ऑफ टू स्कूल का मतलब वेंट टू स्कूल क्विकली, जल्दी से स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। When I passed the town hall, see, my dear student, town hall, ये एक बिल्डिंग का नाम है टाउन हॉल, विच वॉज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ये सेंटर में सिचुएटेड थी बिल्कुल। टाउन हॉल नाम की एक बिल्डिंग थी जो कि एल्सेक नाम की जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल बीच में सिचुएटेड थी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में होता क्या है, देयर वाज अ क्राउड, मतलब उस टाउन हॉल नाम की एक बिल्डिंग थी, उसके सामने क्या था, एक भीड़ खड़ी थी इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जो टाउन हॉल था उसके मतलब उस टाउन हॉल के ऊपर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जो टाउन हॉल था उसके सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, यानी उस बिल्डिंग पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा था। और उस बुलेटिन बोर्ड का यूज क्या था आगे बताता हूं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। देखिए जितनी भी बुरी खबरें वहां पर आती थी, कोई लीगल नोटिस आता था, कोई ड्राफ्ट आता था,
तो कोई भी मतलब किसी भी तरह की बुरी जो खबरें आती थी, जो टाउन हॉल था उसके ऊपर एक बुलेटिन बोर्ड लगाया हुआ था, उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर वो सारी की सारी न्यूज क्या कर देते थे, पब्लिश कर देते थे। तो अभी जब मतलब फ्रांस वहां से गुजर रहा था, इज सो अ क्राउड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अभी उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी है। एंड द लॉस्ट बैटल्स, किस किस तरह की मतलब खबरें वहां पर पब्लिश होती थी। लॉस्ट बैटल, अगर मतलब फ्रांस कोई बैटल हार गया है, ड्राफ्ट का मतलब हो गया कोई भी लीगल आपका नोटिस आया है उसके बारे में। एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर मींस द वन हु इज रूलिंग ओवर एल्सेक एंड लॉरेन, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को जीत लिया था। अब उनको जो कमांड कर रहा था, उनके ऊपर जो रूल कर रहा था, अगर उनके कोई ऑर्डर्स आए हैं, सो ऑल दिस न्यूज यूज्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन दैट बुलेटिन बोर्ड। और वो सारी की सारी न्यूज बुलेटिन बोर्ड के ऊपर पब्लिश होती थी। एंड आई थॉट, मतलब जब वो गुजर रहा था तो मैंने सोचा, टू थॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, यानी चलते चलते सोचा, फ्रांच कहता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या हुआ, व्हाट कुड बी द मैटर, अब मैटर क्या हुआ, क्या पंगा हो गया। व्हाई, बिकॉज देयर वाज अ क्राउड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि उस टाइम बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ खड़ी थी। तभी फ्रांच के मन में आता, अब क्या हुआ, क्या मैटर हो सकता अभी, राइट। Then as I hurried, by as fast as I could go. Hurried by मतलब जल्दी से, I could go मतलब जितना जल्दी से वो वहां से गुजर सकता था वो वहां से जाता है। The blacksmith, लोहार जिसको आप बोल सकते हैं, जिसका नाम था वॉचर, एंड हु वाज देयर, जो कि वहां खड़ा था विद हिज अप्रेंटाइंस। अप्रेंटाइंस का मतलब होता है ट्रेनिंग। देखो, जो किसी के अंडर ट्रेनिंग लेता है उसको आप अप्रेंटाइंस बोल सकते हैं। तो ब्लैक स्मिथ का एक असिस्टेंट था, वो उसके साथ ही खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन को रीड कर रहा था, उस न्यूज को रीड कर रहा था, जो कि टाउन हॉल की बिल्डिंग के ऊपर जो बुलेटिन बोर्ड लगाया था उस पे जो लिखा हुआ था, कोल्ड आफ्टर मी। उसने, ब्लैक स्मिथ ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का जो मीनिंग होता है अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, एक यंग बॉय, जिसको टीनेजर भी बोल सकते हैं हम। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें स्कूल जाने में बहुत सारा टाइम है अभी, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, यू आर नॉट लेट, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो। आई थॉट, मुझे लगा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मतलब जो ब्लैक स्मिथ है जब मुझे पीछे से आवाज लगाता है, आई थॉट ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन, उसको इग्नोर करके एंड मैं सीधा स्कूल की तरफ चलता हूँ। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल ऑफ ब्रेथ। देखो, ऑल ऑफ ब्रेथ का मतलब हो गया ब्रेथलेस, मतलब उसको सांस चढ़ जाते हैं, ब्रेथलेस हो जाता है वो, क्योंकि जल्दी से वो स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। एंड फाइनली वो जो फ्रांच होता है वो स्कूल के सामने, यानी स्कूल जो होता है उसके स्कूल के सामने, एम हैमल जो कि उसका फ्रेंच टीचर है, उसका एक गार्डन होता है छोटा सा, उस गार्डन तक वो वहां पहुंच जाता है और उसको वो ब्रेथलेस हो जाता है, उसको सांस चढ़ जाते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी क्विक, क्योंकि वो बहुत जल्दी से आता है वहां पर। जनरली अब यहाँ पे बताया गया स्कूल का जो सीन होता है, जनरली बिकॉज यू हैव, आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूल का जो सीन होता है कैसा होता है। सो यूजली स्कूल बिगेन। अब जो फ्रांच है ना, उसको बड़ा अनयूजुअल सा दिखाई पड़ता है उस दिन, बिकॉज जनरली वी फाइंड दैट एक्चुअली देयर लॉट ऑफ नॉइज इन द स्कूल, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब फ्रांच पहुंचता है तो वहां पर क्वाइट होता है, चारों तरफ शांति होती है। तो वो बताता है कि जनरली स्कूल में क्या होता है, वो चीज पहले बताएगा, फिर उस दिन क्या होता है वो बाद में बताएगा, राइट। लेट अस सी, देखिए, यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। बस्टल का मतलब यहाँ पर होगा डिसरप्शन, शोर शराबा, जनरली बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, राइट। विच कुड बी हार्ड, जिसको सुना जा सकता है इन द स्ट्रीट, गली से भी उस शोर शराबे को सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे क्या करते हैं, डेस्क को कभी तो खोलते हैं कभी बंद करते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, देखो यूनिसन का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे पोइट्री जो पॉम है उसको रिसाइट करते हैं, या जब टेबल काउंटिंग करते हैं, टेबल डॉजिंग करते हैं, तो उसको एक ही लय के अंदर गाते हैं। तो यूनिसन यहाँ पे एग्जैक्टली राइमिंग कह सकते हो आप, एक ही टोन के अंदर उसको रिपीट करना, तो बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज के अंदर, with our hands over our ear to understand better। और जनरली जब बहुत ज्यादा तेज आवाज होती है तो हम अपने अपने कानों पर हाथ ऐसे रखते हैं जिससे कि हमें उस चीज को ज्यादा, हम जनरली क्योंकि बाहर का शोर चला जाए, हम जो क्लास के अंदर हो रहा था हम उसको समझ पाए। तो इस तरीके से मतलब एक सीन होता है जनरली स्कूल के अंदर। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और मतलब जनरली क्या होता है, उनका जो टीचर होता है एम हैमल, उसका जो रूलर है, रूलर मतलब स्केल कह सकते हो या आयरन रोड कह सकते हो, रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब हो गया यहाँ पर स्ट्राइकिंग शार्पली,
टक टक करके मतलब टेबल के ऊपर वो करते स्ट्राइक करते हैं, ऐसा सी नॉर्मल होता है। बट नाउ, लेकिन आज जनरली तो ये चीजें जो पहले बताई वो नॉर्मल ऐसा जनरली देखने को मिलता है, बट लेकिन टुडे इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन आज का दिन था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। क्यों? ऑल स्टिल, स्टिल का मतलब क्वाइट काम, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। आई हैड काउंटेड ऑन, देखो काउंटेड ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, विश्वास करना, डिपेंड ऑन द कमीशन। कमीशन का मतलब हो गया वही शोर शराबा, बस्टल। तो उसको लगता है कि जनरली तो क्या होता है, शोर शराबा होता है स्कूल के अंदर, राइट। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट ऑफ माई डेस्क, उसको लगा क्लास में आज भी शोर हो रहा होगा और मैं बिना, यानी मैं अपने डेस्क तक चला जाऊंगा विदाउट सीन, मतलब बिना टीचर मुझे देखे मैं शोर शराबे के अंदर मतलब पीछे से खिसक कर आराम से अपने बेंच तक चला जाऊंगा, अपने डेस्क तक चला जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन का जो दिन था, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इट सीम्स लाइक दैट इट्स संडे, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डे। वो ऑर्डिनरी डे की तरह नहीं था बल्कि संडे था, एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट पीसफुल। चारों तरफ शांति छाई हुई थी संडे मॉर्निंग की तरह। थ्रू द विंडो, मैंने विंडो से देखा, आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने देखा मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे साथी जो लोग हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन। देखो वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब जिसको आप बोलते हैं टेक ए स्ट्रॉल। टेक ए स्ट्रॉल का मतलब कभी आगे जाना कभी पीछे जाना, टेक ए स्ट्रॉल जिसको आप बोल सकते हैं, टेक अ स्ट्रॉल, राइट, टेक ए स्ट्रॉल। तो कभी वो आगे जाते हैं कभी वो पीछे जाते हैं, एंड विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और उसके हाथ में जो लोहे का उसका एक आयरन रूलर होता है, टेरिबल, भयानक, अंडर हिज आर्म, उसने अपनी आर्म के अंदर वो रूलर को रखा हुआ होता है और वॉक कर रहे होते हैं कभी आगे कभी पीछे, राइट। आई हैड टू ओपन द डोर, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है उसको पहले तो ये लगता है कि शोर होगा, एंड शोर हो रहा होगा, टीचर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, तो डेफिनेटली मैं बेंच पे चला जाऊंगा बिना नोटिस हुए। लेकिन उस दिन इट वाज क्वाइट काम, सारी चीजें नॉर्मल थी, बिल्कुल शांति छाई हुई थी। नाउ फ्रांज हैड टू ओपन द डोर, फ्रांज को डोर खोलना पड़ता है एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और ऑब्वियस सी बात है उसको सभी के सामने वहां पर जाना पड़ता है, क्लास के अंदर एंटर करना पड़ता है। एंड यू कैन इमेजिन, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, इस बात की कल्पना भी कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट। ब्लस्ट का मतलब हो गया टर्न रेड एज इफ इन एम्बैरेसमेंट और शेम। जब आपका चेहरा लाल पड़ जाता है शर्मिंदगी की वजह से, तो उसको आप ब्लस्ट बोल सकते हैं। बिकॉज नाउ एवरीवन वाज लुकिंग एट फ्रांज बिकॉज ही वाज क्वाइट लेट फॉर द डे। उस दिन वो लेट हो गया था, और ऑब्वियसली बात है वो टीचर के नोटिस में भी आ गया, और इस वजह से वो ब्लश हो गया, एम्बैरेस हो गया, एंड वाज फ्राइटेंड आई वाज। फ्राइटेंड का मतलब होगा बहुत ज्यादा डरा हुआ होना, पैनिक होना, फ्राइटेंड होना, राइट, अफ्रेड या स्केयर्ड होना, यानी बहुत ज्यादा वो डर जाता है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा उसने सोचा था कि जैसा फ्रांस ने सोचा था, एम हैमल वुड स्कॉल्ड हिम, कि जो उनके टीचर है वो उसको डांटने वाले हैं, लेकिन वो उसको डांटते नहीं है। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, वो बड़े प्यार से मुझे बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, फ्रांस अपनी जगह पे चले जाओ, एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अगर तुम लेट आते तो शायद हम तुम्हारे बिना ही इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। सो दिस इज हाउ, right, M. Hamel shows that he's quite polite on that particular day because he is delivering his last lecture, और वो इस particular scene के अंदर अपना last lecture को deliver कर रहे हैं। फ्रांस को अभी तक भी नहीं पता है कि मतलब जो उनके टीचर है एम हैमल, वो अपने लास्ट लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो ये सेकंड, अभी तक सेकंड स्लाइड का हमने एक्सप्लेनेशन किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, जब उसको लगता है कि उसके टीचर उसको डांटा नहीं, तो जो फ्रांस होता है थोड़ा एक्साइटेड होकर अपने बेंच के ऊपर से जंप करता है, सेट डाउन ऑन माय डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाता हूँ, राइट। नॉट देन, टिल देन, अभी तक की अगर बात की जाए, अभी तक मतलब जो बेंच पे जाकर बैठ भी जाता है, व्हेन आई गॉट अ लिटिल ऑफ माय फ्राइट। फ्राइट का मतलब हो गया भाई यहाँ पर स्केयर्ड, पैनिक, मतलब अभी भी उसने अपना जो अपना भी जो पैनिक था, वो डर था, यानी वो जो नर्वस था, उससे अभी उसने ओवर नहीं किया था, यानी वो अभी भी अपने डर के ऊपर काबू नहीं कर पाया था, अभी भी वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। डिड आई सी दैट, मैंने तभी देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन का मतलब पुट ऑन, पहना हुआ होना, इस ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और उस दिन उसने नोटिस किया कि उसके टीचर ने क्या पहना हुआ था, उसके टीचर ने एक ग्रीन कलर का एक कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब हो गया हैविंग डेकोरेटिव रफल्स और फ्रिल्स, झालरदार जिसको आप बोलते हैं। तो उसके टीचर ने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट, और उसने एक झालरदार शर्ट पहनी हुई थी, अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने सिल्क की बनी ब्लैक
कैप भी पहनी हुई थी, एंड ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब हो गया आपका डेकोरेट विद नीडल वर्क, जिसको कढ़ाई का काम बोलते हैं। और उसकी जो शर्ट थी ना, उसमें कढ़ाई का काम भी हुआ, कढ़ाई का काम भी किया हुआ था। एंड देन ही नेवर वोर एक्सेप्ट on inspection in price days. Now, generally what happens, M. Hamel used to wear this specific dress code on special days. जो एम हैमल थे वो इस स्पेशल कोड, जो स्पेशल ड्रेस कोड उसने पहना हुआ था, जनरली वो कब पहनते थे, या कभी इंस्पेक्शन डे होता था, प्राइस डे हो जाता था, रिजल्ट डे होता था, ही यूज्ड टू वियर दिस स्पेसिफिक ड्रेस कोड ऑन दैट डे। नाउ क्वेश्चन स्ट्राइक्स इन द माइंड ऑफ फ्रांच, व्हाट इज स्पेशल टुडे? आज का स्पेशल है कि सर ने इतना ड्रेस कोड ये पहना हुआ है, तो फ्रांच के दिमाग में ये बात चलती है। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, क्योंकि उस दिन जो पूरा का पूरा स्कूल था वो कैसे दिखाई पड़ रहा था, वो बिल्कुल स्ट्रेंज, अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। एंड द सॉलम, सॉलम का मतलब है बहुत ज्यादा सीरियस होना, यानी सीरियस माहौल बना हुआ था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो क्या था, वो टू सी, मैंने देखा क्या, ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे वाले बेंचेस के ऊपर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जनरली जो कि खाली रहते हैं, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, और वहां पर गांव के लोग वहां पर आए हुए थे, पिछले बेंचेस पे गांव के लोग वहां पर आकर बैठे हुए थे। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई दे वर सिटिंग, वो बैठे क्यों हुए थे, राइट? बिकॉज दे केम टू पे अ ट्रिब्यूट टू M. Hamel for his unconditional services to this particular school, to this particular city, क्योंकि पिछले 40 साल से एम हैमल अपनी सर्विसेज दे रहे थे, और वो अपनी सर्विस उनको रिगार्ड देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए सारे के सारे गांव वाले पीछे आकर बैठे थे, और वो इकट्ठा हुए थे एम हैमल को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको मतलब उनको एक रिस्पेक्ट या रिगार्ड देने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। लाइक कौन कौन बैठे थे वहां पर, लाइक आर सेल्फ ओल्ड हॉशर, हॉशर क्या एक इंसान का नाम है, एक बूढ़ा हॉशर बैठा था वहां पर, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, यानी उसने 3 कोने वाली एक हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, वहां पे मेयर साहब भी बैठे हुए थे, जो पुराने मेयर थे वो भी बैठे हुए थे। द फॉर्मर मास्टर, पोस्ट मास्टर, तो वहां पे पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे जो गांव के जो बुजुर्ग थे वो वहां पर आकर बैठे हुए थे एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। Everybody looked sad, सभी के सभी के मतलब उदास दिखाई पड़ रहे थे। एंड हॉसर, जो कि ओल्ड हॉसर था, वो क्या था, had brought an old primer, प्राइमर का मतलब होता है भाई एंड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको जो पहली किताब मिलती है उसको प्राइमर बोलते हैं। तो हॉसर क्या था, अपनी एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। थम्ड, उंगली से पकड़ना, थम्ड का मतलब हो गया यहाँ पे होल्डिंग समथिंग विद थंब, और उसने उंगली से पकड़ा हुआ था, अंगूठे से पकड़ा हुआ था एट द एज, किनारा उस बुक का यानी प्राइमर का। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने नीज के ऊपर उस प्राइमर को खोला हुआ था। हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके जो स्पेक्टिकल्स थे ओल्ड हॉसर के, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और मतलब बुक के ऊपर, मान लो ये बुक हो गई, ये बुक होगी, तो उसका जो स्पेक्टिकल्स था वो मतलब बुक्स के ऊपर इस तरीके से रखे हुए थे, राइट? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। While I was wondering it all, अब मतलब फ्रांच को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आज इतना चुपचाप शांत माहौल कैसे, और वैसे भी गांव के लोग आए हुए, वैसे संडे तो आज है नहीं, संडे जैसा माहौल बना हुआ है, और ये गांव के जो लोग आए हैं वो क्यों आए हुए हैं यहाँ पर। आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब यहाँ पर सोचना, थिंकिंग, इधर उधर की बातें सोचना। एम हैमल माउंटेन, माउंटेन का मतलब है स्टूड अप, जो एम हैमल होते हैं वो खड़े होते हैं अपनी चेयर से, एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब सीरियस, मतलब वो उसी सीरियस टोन के अंदर, जेंटल यानी पोलाइट टोन के अंदर बोलते हैं, विच ही हैज यूज्ड टू बी, जो उन्होंने मुझसे यूज की थी जब मैंने क्लास में एंटर किया था। वो बोलता है, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मतलब अब यहाँ पर एम हैमल बड़े दुखी मन से बोलता है कि जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज माय लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मतलब ये लास्ट लेसन मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से। बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, कि बर्लिन से ऑर्डर आया है क्या, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। See, now what order has come from Berlin? So instead of teaching French language, now German language will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. और Alsace या Lorraine के जितने भी schools है वहां पर अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा तो फ्रेंच टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और फ्रेंच टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली एम हैमल को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाई, एंड दैट इज व्हाई ही इज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन, इस वजह से अपने लास्ट लेसन को पढ़ा रहे हैं।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उनका जो जर्मन का टीचर है वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लास्ट लेसन है आपका फ्रेंच लैंग्वेज का। एंड आई वांट यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब वेरी केयरफुल, आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और मैं चाहता हूँ कि सभी मुझे बड़े ध्यान से सुने। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप का मीनिंग हो गया अ शॉकिंग सरप्राइज। एंड when Franz heard this particular announcement made by M. Hamel, he got shocked. मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कौन, फ्रांच, कि ये क्या बोला सर ने। ओ रेच, रेच का जो मीनिंग हो गया यहाँ पे दुष्ट, जिसको आप बोलते हैं, परफॉर्म्स समथिंग विकेट डीड। विकेट का मतलब गलत काम, डीड का मतलब डीड का एक्शन हो गया, टास्क हो गया, राइट। मतलब वो दुष्ट इंसानों ने क्या किया, अब मुझे समझ में आ गया। दैट वाज दे वर पुट अप का लगाना at the town hall. Now, my dear student, if you remember, when Franz was moving to school, he was in hurry and he was going to school. When he passes the town hall, there was a bulletin building and there was a crowd standing in front of that bulletin board and they were reading. तो अब उसको लगता है कि हाँ उन दुष्टों ने शायद ये लगाया है, क्या लगाया है कि in the school of Elsek and French, Elsek and Lorraine, now German language will be taught instead of फ्रेंच लैंग्वेज। तो शायद उन दुष्ट लोगों ने ये नोटिस वहां पर उस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया है और इस वजह से भीड़ वहां पर खड़ी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब यहाँ पे जो फ्रांच होता है वो बहुत ज्यादा दुखी होता है कि ले भाई अब मुझे शायद मेरा आखिरी लेसन है ये। वाई आई हार्डली, अब यहाँ पे फ्रांच होता है वो दुखी हो जाता है, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। देखो अब फ्रांच को लगता है, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन भी इसका एक थीम है, प्रोक्रास्टिनेशन, जिसका मतलब होता है डिलेइंग इन समथिंग। देखो जब आप डिले करते हो किसी चीज के अंदर, तो यहाँ पर जो फ्रांच होता है वो डिले करता है अपनी मदर टंग को सीखने के अंदर। सो देयरफॉर ये प्रोक्रास्टिनेशन भी यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया में आएगा। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता है फ्रेंच लैंग्वेज को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और वैसे भी अगर मैं बात करूं और मुझे अब लग रहा है मैं ये सीख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे जो टीचर वो छोड़ के जा रहे हैं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। अब ये अपनी अपनी जो पीछे वाली जो उसने when he was careless and he never ever attended the class, he bunked out the class, right, उसने क्लासेस को बंक किया था, उसने क्लासेस अटेंड नहीं की थी प्रॉपर तरीके से। तो अब उसको मतलब रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझे उसी टाइम रुक जाना चाहिए था ना, मुझे उस टाइम ही रोक लेना चाहिए था अपने आप को। देन हाउ सॉरी आई एम, अब उसको फील होता है कितना मैं शर्मिंदा हूँ, कितना दुखी हूं मैं। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने लेसन को नहीं सीखा। when my teacher M. Hamel used to teach me that time, I never considered my my subject, my learning, my studies seriously that time. Then finally the day has come when M. Hamel is leaving the school. अब मतलब वो दिन आ गया है कि मतलब हमारे जो टीचर स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे उसी टाइम रुक जाना चाहिए था, मुझे अपनी लर्निंग को छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं कितना दुखी हूँ आज, मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। क्योंकि वो जनरली क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। देखो जनरली इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द क्लास, इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू स्टडीज, ही यूज्ड टू गो आउटसाइड फॉर सीकिंग द बर्ड्स एग्स। जनरली वो जो पक्षियों के जो अंडे होते हैं उसको ढूंढने के लिए निकल जाता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, सार मतलब स्विंग हो गया, और स्लाइड मतलब उसमें स्विंग करना, घूमना, राइट। तो जनरली वो क्या करता है, सार जो एक स्विंग था उस पर मजे करने के लिए निकल जाता था, स्लाइड करने के लिए। माई बुक्स, जो उसकी किताबें थी, दैट हैड सीन सो मच न्यू सेंस अ व्हाइल अगो। न्यू सेंस का मतलब हो गया यहाँ पर बॉदरेशन या ट्रबल सम, मतलब जो दिक्कत है वही किताबें जो अभी तक उसको न्यू सेंस दिखाई पड़ती थी, ट्रबल सम दिखाई पड़ती थी, मतलब बहुत ज्यादा जिससे उसको चिढ़ आता था, इरिटेशन आता था। सो हैवी टू कैरी, और उसको वो बहुत ज्यादा भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस, सेंस का मतलब है संत महात्माओं की, मतलब उसकी जो किताबें ग्रामर की बुक होगी, हिस्ट्री की बुक होगी, जो कि उसको बहुत ज्यादा न्यूसेंस लगती थी, वो जब बहुत ज्यादा भारी लगती थी उसको, वर ऑल फ्रेंड्स नाउ, अब उसको अपना अच्छा दोस्त लगती है। दैट कुड नॉट गिव अप, जिसको वो छोड़ नहीं सकता था। जनरली क्या होता है जिंदगी के अंदर, लाइक नो, जो चीज हमारे पास होती है हम उसका कभी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जैसे वो चीज हमसे चली जाती है वी स्टार्ट वैल्यू इट। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग टू फ्रांच, सेम चीज फ्रांच के साथ हो रही है, क्योंकि जब तक वो चीज उसके पास थी तब तक उसने उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, उसका कोई वैल्यू नहीं किया। लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि कल से ये चीज आपके पास नहीं होगी, तो सडनली उसको दिल में वो इंपॉर्टेंस भी आ जाती है, वो वैल्यू भी आ जाती है, रिस्पेक्ट भी आ जाती है, जिसको आई कुड नॉट गिव अप, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। एंड हेमल
2 और वो MML को भी नहीं छोड़ना चाहता था। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, क्योंकि जैसे उसको इस बात का पता चलता है कि उसके जो टीचर है MML जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उसको दोबारा से कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर, और मैं भूल जाता हूँ हिज रूलर, उनके आयरन स्केल के बारे में और उनके क्रैंकी बिहेवियर के बारे में। क्रैंकी का मतलब इरिटेटेड और अनॉयड, मतलब जनरली जो MML है वो थोड़ा सा रूड या इरिटेबल टाइप पर्सनैलिटी है, जनरली जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। इसके बावजूद भी जब उनको इस बात का पता चलता है फ्रांच को कि मेरा जो टीचर वो कल से यहाँ से चला जाएगा, तो सडनली उसके लिए एक फैसिनेशन डेवलप हो जाता है उसके दिल के अंदर, और वो इस बात को भूल जाता है, उसके रूलर के बारे में भूल जाता है, उसके जो क्रैंकी एटीट्यूड होता है उसके बारे में भूल जाता है, और एक फैसिनेशन डेवलप हो जाता है उसके दिल में अपने टीचर को लेकर, राइट। So my dear student, so today this is your part number 1, and tomorrow I'll continue with the part number 2. I truly believe you have understood this particular chapter. So revise one more time. In case you have any problem, feel free to ask me. Thanks for watching this video. Thank you and have a nice day.